sini sangsa? Will something. गाड़ी पे बैठ की. Ha ha ho ha. Where we going? Ha 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 ha. What? No. I'm scared. I'm dressed. Hi. Next step. Ne tomorrow. All. Wow. नमस्कार दोस्तों, वीडियो तो आपने देख ली है। एक साउथ कोरियन यूट्यूबर के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। टोटली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर फ्रॉम दिस गाइस। ये केवल एक साउथ कोरियन यूट्यूबर नहीं है, एक व्लॉगर है, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट है जो अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे पूरी दुनिया को। एक तरफ गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ किए जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 हफ्ते पहले यूनियन टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने इंडिया का इंटरनेशनल टूरिज्म कैंपेन शुरू किया था और गवर्नमेंट ने इस साल का टैगलाइन भी फाइनलाइज किया है। टैगलाइन क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया, विजिट इंडिया ईयर 2023। अगर इस तरह के एक्सपीरियंस इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ होता है, फिर इनक्रेडिबल इंडिया विजिट करने के लिए कौन आएगा? मतलब एक तरफ गवर्नमेंट इंडियन रेप्यूटेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हमारी रेप्यूटेशन को खराब करते हैं। वैसे ये वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस सुओमोटो केस रजिस्टर किया था। सुओमोटो मतलब अपने आप, किसी का कंप्लेन नहीं आया, अपने आप मुंबई पुलिस ने केस रजिस्टर किया। इन दोनों को अरेस्ट भी किया है अंडर सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, दैट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फॉरेनर के पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है जब वो इंडिया में है। दूसरा, रीसेंटली इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 रिलीज हुआ था, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और फॉरेनर्स के लिए नहीं है। नंबर 1, आर्टिकल 15, that is prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। स्टेट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं फिर रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? रिजर्वेशन इज ए टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन देने से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों, सबका लेवल सेम करना। देखिए आप सबको पता है बहुत पहले से इंडिया में भयंकर कास्ट सिस्टम चल रहा था, उसी वजह से इंडियन पॉपुलेशन के बीच में सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत हैं। तो रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से सबको एक लेवल में लाने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट। वैसे इसके बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो इतने सारे राइट्स अंडर आर्टिकल 19, बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली फॉर्म करने का राइट, एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट, ये सारे केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, माइनॉरिटीज का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ये सब प्रोटेक्ट करने का राइट केवल इंडियन सिटीजन्स के पास ही होना चाहिए, फॉरेनर्स को देके क्या फायदा है कि नहीं। फिर आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे देश में माइनॉरिटीज के पास एक फंडामेंटल राइट है, उनका कल्चर, लैंग्वेज ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। अगला है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे जितने एनिमी कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, उधर के सिटीजन्स के लिए इनमें से कई सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो हमारी देश की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, डिफेंस ये सबको अफेक्ट करेंगे। बाकी सबके लिए ये सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, ठीक है। नंबर 1 इज आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो इंडियन लॉस का प्रोटेक्शन केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसका मतलब यह है, मान लीजिए कोई फॉरेनर इंडिया में आके कोई ऑफेंस करता है तो भी सी बात है उन्हें भी पुलिस अरेस्ट करेंगे। तो अरेस्ट के टाइम पर एक इंडियन सिटीजन के पास जितने फंडामेंटल राइट्स है वो सारे फॉरेनर को भी मिलेगा। वैसे आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब अगर आप लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हो तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता।
मतलब आपने ऐसा कुछ कांड किया जो लोग के सामने ठीक है, अब लोग के प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर रहे हो तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये राइट फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। फिर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बेसिकली डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार ये फॉरेनर्स को भी दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेस करने का अधिकार फॉरेनर्स के पास भी है। फिर आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब अगर किसी को अरेस्ट करता है पुलिस कोई ऑफेंस करने के बाद, तो सबसे पहले तो उन्हें बताना होगा आपको किस लिए अरेस्ट कर रहा है। दूसरा, उनके नियरेस्ट रिलेटिव या फ्रेंड को ये इन्फॉर्म करना होगा। तीसरा, अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर उन्हें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना होगा। तो ये सारे राइट्स जो है फॉरेनर के पास भी है। फिर आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये भी आप समझ गए होंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। फिर आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, चाइल्ड लेबर वगैरह प्रोहिबिट किया हुआ है। फिर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, अपना रिलीजन फ्रीली प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है एंड प्रोपगेट कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का भी फ्रीडम है। फिर आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, अपना रिलीजन प्रमोट करने के लिए जो खर्च करते हैं उसके लिए टैक्स पे नहीं करना है। फिर आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो बेसिकली अपने रिलीजन के हिसाब से वर्शिप कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो इतने सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स के लिए, और इतने सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022। ये रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट विजिट किए थे 2021 में, ठीक है। वैसे कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस की वजह से नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया इन 2021 हैज फॉलन टू 1.52 मिलियन, मतलब 44.5% डिक्लाइन हुआ था अगर आप 2020 से कंपेयर करोगे। 2020 में 2.74 मिलियन टूरिस्ट विजिट किए थे इंडिया में, वेरास 2021 में 1.52 मिलियन ही विजिट किए। And India witnessed 676.63 million domestic tourist visits in 2021, मतलब इंडियन स्टेट्स के बीच में जो डोमेस्टिक टूरिज्म एक्टिविटीज हुआ उसके बारे में बात किया जा रहा है। 676.63 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स, दिस इज 11.5% इंक्रीज फ्रॉम 2020 फिगर्स। देखिए इंटरनेशनल टूरिज्म अगर आप देखोगे 2020 और 2021 के बीच में डिक्लाइन हुआ है, पर डोमेस्टिक टूरिज्म अगर आप देखोगे 2020 से 2021 में इंक्रीज हुआ है, 11% इंक्रीज। ताजमहल, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर द टॉप 3 मोस्ट विजिटेड साइट्स इन इंडिया इन 2021-22। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट साइट्स कौन कौन सा है? ताजमहल, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार। ताजमहल रिपोर्टेड एट 3.29 मिलियन विजिट्स और 12.65% ऑफ टोटल फुटफॉल इन 2021-22 फ्रॉम डोमेस्टिक विजिटर्स। तो डोमेस्टिक विजिटर्स जितने ताजमहल विजिट किए, ये टोटल डोमेस्टिक विजिटर्स का 12.65% है, ठीक है। बस आप यही ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक विजिटर्स पहुंचे थे ताजमहल देखने के लिए। नाउ Group of monuments at Mamallapuram in Tamil Nadu was the most visited centrally protected monument by foreigners in 2021-22। तो 2021-22 ईयर में फॉरेनर्स सबसे ज्यादा विजिट किए थे मामल्लपुरम इन तमिलनाडु। आपको शायद याद होगा करीब 2-3 साल पहले चाइनीज प्रीमियर जी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इंटरेक्शन हुआ था मामल्लपुरम तमिलनाडु में, तब वो प्लेस काफी फेमस हुआ था। तो उसी का रिजल्ट हो सकता है दोस्तों, सबसे ज्यादा फॉरेनर्स पहुंचे थे मामल्लपुरम इन तमिलनाडु में, ठीक है। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक विजिटर्स रिकॉर्डेड ए 98% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक विजिटर्स इंक्रीज हुआ है बट फॉरेन विजिटर्स डिक्रीज हुआ है। ये तो कोविड-19 पैंडेमिक का आफ्टर इफेक्ट्स है, हो सकता है अगले साल फॉरेन विजिटर्स भी इंक्रीज हो जाए। नाउ टॉप 15 कंट्रीज दैट सोर्स्ड फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स टू इंडिया वेयर। तो सबसे ज्यादा फॉरेनर्स कौन कौन से कंट्री से आए दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बांग्लादेश, यूके, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोर्चुगल, फ्रांस, मालदीव्स, श्रीलंका, रशिया, इराक एंड नेदरलैंड्स, ठीक है। एंड दीज कंट्रीज अकाउंटेड फॉर अराउंड 80.9% ऑफ द टोटल फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल्स इन इंडिया। तो देखिए इन 15 कंट्रीज में से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे देश में पहुंचते हैं।
और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फ्रॉम टूरिज्म कितना है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 8.797 बिलियन विच इज ए 26.4% इंक्रीज फ्रॉम 2020। तो देखिए हमारा फॉरेन अर्निंग्स में तो इंक्रीज देखने को मिला है 26.4% का, दैट इज 8.797 बिलियन। ये डॉलर्स में है, रुपीज में नहीं। तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इंडिया का टूरिज्म अर्निंग्स भी लगभग ठीक है। अभी थोड़ा बहुत जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो कोविड-19 पैंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स है, पर अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे तो इंडिया का रेपुटेशन तो खराब होगा ही, साथ साथ में इंडिया का टूरिस्ट अर्निंग्स में भी काफी डाउनफॉल देखने को मिलेगा फ्यूचर। अतिथि देवो भव हमारा मूल मंत्र रहा है सदियों से, उसे मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी करना है वो सब हमें करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।